नमस्कार, एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी ने पूछे कुछ ऐसे इडियम्स जिन्होंने बच्चों के होश उड़ा दिए। क्योंकि देखो, एक स्टूडेंट जब भी एग्जाम की तैयारी करता है ना, तो वो बहुत दिल से करता है, पूरे पूरे दिन पढ़ के करता है। अब अगर पूरे दिन पढ़ने के बाद भी एग्जामिनेशन हॉल में वो जाए और उसे पता चले कि यार जितने इडियम्स आए उसमें से 55-60% तो हमें आते ही नहीं, तो कैसा लगेगा। बस वो चीज आपको ना लगे, इस वजह से मैं ये सेशन लेके जा रही हूं। क्लियर कट शब्दों में बताऊंगी, एनालिसिस के साथ पूरी पिक्चर, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे कराने वाली हूं जितने नए ईडीएम्स पूछे गए हैं 2025 में, क्योंकि सीजीएल का सीएचएसएल में, सीएचएसएल का एमटीएस में, एमटीएस का स्टेनो में, इधर उधर अदल बदल के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो जो भी नए ईडीएम्स आए वो यहां पे कराना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सारे के सारे 40 शिफ्ट्स का पोस्टमार्टम है। अब देखो कैसे एसएससी सीजीएल की बात करी जाए तो 46 शिफ्ट्स में से 67 से ऊपर यूनिक ईडियम्स देखने को मिले, जिसमें से आपके लगभग 40 किलर ईडियम्स थे। किलर ईडियम्स यानी कि न्यू ईडियम्स, ठीक है। अच्छा, अब देखो बात यहां पे करते हैं कि मैंने किस किस डेटा का यूज किया है। 12 सितंबर से लेकर 26 सितंबर और 14 अक्टूबर को एक री एग्जाम हुआ था। टोटल 46 शिफ्ट थी, एडिक्विटी वेंडर था एंड 67 से ऊपर यूनिक ईडीएम्स पूछे गए। प्रीवियस ईयर वाले ईडीएम्स 27-28 लगभग थे। जैसे कि प्रीवियस ईयर वाले और नए ईडीएम्स में क्या फर्क है, इसको भी जानो। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर में क्या हुआ, कैसे ईडीएम आए, यानी कि जो आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिले, जैसे कि टूथ एंड नेल, बरी दी हैशेट, मूव हेवन एंड अर्थ, ईट हम्बल पाए। तो जब ये सारे ईडीएम्स बच्चों के सामने आए तो उनको लगा कि हाँ पढ़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही ये वाले ईडीएम्स आए, सॉर्ड्स, हॉब्सन्स चॉइस, फ्लैश इन द पैन, प्ले गूसबेरी, च्यू द कट, हॉइस्ट विद द ओन पेटार्ड, अब दिमाग खराब हो गया वहां पे कि ये कहां से आ गए, और अगर आ भी गए तो याद कैसे होंगे। अब ये जो मैंने सेशन लगाया है वो इसीलिए लगाया है कि जो प्रीवियस ईयर है ये तो आप सबको पता होंगे, एक बार नहीं 1000 बार आपने पढ़े होंगे। फिर भी अगर आपको नहीं भी पता है तो ये पूरी की पूरी शीट जो भी आपके एग्जाम में आई थी प्रीवियस ईयर वाली, ये मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। इसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ये बहुत आसान है। टूथ एंड नेल का मतलब होता है विद फुल फोर्स, बरी दी हैशेट मतलब मेक पीस, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन मतलब किसी को डिस्करेज करना। तो ये सारे के सारे ईडियम्स 2025 में पूछे गए थे, लेकिन सारे के सारे देखो प्रीवियस ईयर के थे। टूथ एंड नेल 23 में भी आया था, 22 में भी आया था, सेकंड वाला 22 में भी आया था, 21 में भी आया था। तो ये सारे तो प्रीवियस ईयर वाले थे। इसकी पूरी की पूरी लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माई टेलीग्राम, ठीक है। अब बारी करते हैं, आती है नए ईडियम्स की, ये वाले जो किलर ईडियम्स हैं। अब इनको एक एक करके करते हैं। मैंने पूरी एनालिसिस रिपोर्ट आपके सामने रखी हुई है, देखना। मैंने एनालिसिस इस तरीके से करी है, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। मतलब आपके एग्जाम में जितने भी नए ईडीएम्स आए हैं, जितने भी न्यू ईडीएम्स पूछे गए हैं, उसमें से 15% यानी कि लगभग 10 ईडीएम तो हिस्टोरिकल और लिटरेचर के ऊपर थे। लगभग 9 ईडीएम बॉडी पार्ट्स के ऊपर थे। मैंने सारे के सारे ईडीएम्स को स्कैन किया है, तब जाके ये कैटेगराइजेशन निकला है, ठीक है। 9 ईडीएम्स नेचर और वेदर के ऊपर थे, 7 ईडीएम्स वॉर और मिलिट्री वाले थे, लगभग 7 ईडीएम्स एनिमल वाले थे, इमोशन वाले 5 ईडीएम्स थे। इस तरीके से कैटेगरी डिवाइड कर रखी है जो आपके 2025 में नए ईडीएम्स पूछे गए थे, ठीक है। एक एक करके मैं सारी कैटेगरी आपको कराती हूं। बस यहां पे एक चीज आप याद रखना कि अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूं तो यहां पे बस एक बात का भरोसा रखना कि मैं आपको क्लास के अंदर ही याद कराने वाली हूं। बस पूरा फोकस सेशन पे रखना, ठीक। तो सबसे पहले आते हैं वॉर और मिलिट्री वाले 7 किलर ईडियम्स, एक एक करके कवर करते हैं। हैज 2 स्ट्रिंग्स टू हिज बो, स्टील अ मार्च ऑन, फ्लैश इन द पैन, हैंग फायर। ये सारे ऐसे इडियम्स हैं जो सुनने में ही नहीं आए होंगे, है ना। एक एक करके चलो सब कवर करते हैं। तो ये देखो सीजीएल 2025 का है, हैज 2 स्ट्रिंग्स टू हिज बो। इसका मतलब होता है हैविंग एन एडिशनल स्किन और बैकअप प्लान। यानी कि जैसे मैंने तुमसे पूछा यार तुम्हारा सीजीएल नहीं निकला तो तुम क्या करोगे, तुमने जवाब दिया मैम सीजीएल नहीं निकला,
कोई बात नहीं, मैं प्राइवेट स्कूल में टीचिंग ज्वाइन कर लूंगा। इसका मतलब क्या है कि तुमने एक बैकअप प्लान पहले से रेडी रख रखा है, ठीक है। मतलब कि एक ऑलरेडी तुम्हारे पास प्लान था, सेकंड प्लान तुमने रेडी कर रखा है, मतलब कि एक एडिशनल, एक बैकअप ऑप्शन तुम्हारे पास है। तो व्हेन यू हैव 2 strings टू अ बो, इसका मतलब होता है यू आर हैविंग अ बैकअप ऑप्शन। इसका दूर दूर तक आर्चरी से कोई मतलब नहीं है। जैसे बाण धनुष होता है ना, स्ट्रिंग्स, जैसे ये धनुष बाण है, इसमें एक स्ट्रिंग है, मतलब एक ही ऑप्शन है। 2 स्ट्रिंग का होना मतलब अगर एक स्ट्रिंग टूट गई तो हम दूसरे से काम चला लेंगे, मतलब एक बैकअप ऑप्शन होना। अब बताओ, क्लास में याद हुआ पूरा? मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऐसे ही एग्जाम्पल्स यूज करूं, ऐसी कहानी बताऊं कि आपको क्लास में याद हो जाए। और एक चीज और नई देखोगे आप यहाँ पे मेरी क्लास में, सेंटेंस मैंने बोलचाल की भाषा वाले सेंटेंस यहाँ पे रखे हैं, कंप्लीट इंग्लिश में नहीं रखे हैं। जब इस लैंग्वेज में सेंटेंसेस रखो ना तो एक बार में पढ़ के याद हो जाते हैं। राहुल के पास सीजीएल भी है और बैंक पीओ भी है, मतलब क्या हुआ, ही इज हैविंग 2 strings टू हिज बो। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये सारे किलर इडियम्स हैं जो कि पूछे गए हैं सीजीएल 2025 में। स्टील अ मार्च ऑन, इसका मतलब होता है गेन एडवांटेज सीक्रेटली बिफोर अदर्स। मतलब कि जैसे मैंने बोला, प्रिया ने मॉक टेस्ट स्टार्ट करके स्टील अ मार्च ऑन एवरीवन, यानी कि जब सब लोग पढ़ाई कर रहे थे प्रिया ने मॉक देना शुरू कर दिया। इसका मतलब चुपके चुपके वो सबसे आगे निकल गई। जैसे यहाँ पे ये जो ग्रीन टी शर्ट वाली है, पहले तो धीरे धीरे दौड़ रही थी, फिर अचानक से इसने अपनी स्पीड तेज कर ली। मतलब कि लोगों को लग रहा था कि ये हारने वाली है, लेकिन सीक्रेटली इसने एक ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करी कि ये जीत जाएगी रेस में। तो गेनिंग एडवांटेज सीक्रेटली, इसको कहते हैं स्टीलिंग अ मार्च ऑन समबडी, चुपके से एडवांटेज ले लेना, ठीक है। फिर है फ्लैश इन द पैन। देखो कमरे में लाइट है ना, लाइट है पूरे समय के लिए है, आधे घंटे 1 घंटे, लेकिन फ्लैश हम क्या कहते हैं, फ्लैश हम कहते हैं चमक को। मतलब कोई चीज एक बार चमकी फिर गायब हो गई, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, उसका पहला वीडियो वायरल हुआ बट बाकी सब फ्लॉप हो गए। पहला वायरल हुआ, बाकी सब फ्लॉप हो गए, मतलब कि अचानक से उसको 1 सेकंड के लिए सक्सेस मिली और फिर पता चला अरे ढाक के 3 पांव थे, वो तो गलती से वायरल हो गया था, नॉर्मल क्रिएटर है वो, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो क्या हुआ, सडन सक्सेस दैट फेल्स टू लास्ट। इसीलिए बोलते हैं जो मेहनत से एक एक करके ईंट बाय ईंट बिल्ड करते हैं ना, उनकी सक्सेस लंबे समय तक चलती है, और बाकी जो इस तरीके की सक्सेस होती है वो खत्म हो जाती है रातों रात। फ्लैश इन द पैन, ठीक। हैंग फायर का मतलब होता है डिले टेकिंग एक्शन और डिसीजन। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने तुमसे कोई चीज पूछी और तुमने कहा कि यार बाद में बताएंगे, मुझे हैंग ऑन कर दिया, मतलब कि अभी नहीं बता रहा हूं, बाद में बताऊंगा। किसी को होल्ड पे डालना, किसी को लटका देना, यही बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में। हम क्या बोलते हैं कि यार तुमने मुझे बीच में क्यों लटका रखा है, या तो बताओ होगा या तो बताओ नहीं होगा, मुझे बीच में क्यों लटका रखा है। तो हैंग जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है कि लटकाना, डीले करना। तो हैंगिंग फायर का भी वही मतलब है, डीले करना डिसीजन में। गवर्नमेंट ने वैकेंसी डिसीजन हैंग फायर कर दी है, मतलब कि वैकेंसी के लिए सब लोग वेट कर रहे हैं कि सीजीएल नोटिफिकेशन आएगी आएगी आएगी, लेकिन अभी, और सबको पता है आएगी, कैंसिल तो होगी नहीं, आएगी, लेकिन हैंग फायर हो गई है, मतलब थोड़ा डीले हो गई है, ठीक है। तो मैंने इस तरीके की पीडीएफ बनाई है, इस तरीके की क्लास ली है कि एक बार आप सेंटेंस पढ़ोगे दोबारा आपको रटना नहीं पड़ेगा। बस हाँ, मेरी क्लास पूरी देखने की जरूरत है, बीच में थोड़ी बहुत देख के काम नहीं चलेगा, पूरी। शो द व्हाइट फेदर, इसका मतलब होता है व्हाइट फेदर यानी कि एक्ट कावर्डली, टू डिस्प्ले कावर्डिस। एग्जाम हॉल में ब्लैंक पेपर दे के आ गया, शोड द व्हाइट फेदर, मतलब कि एग्जाम हॉल में उसने ब्लैंक पेपर ही दे के आ गया, वो डरपोक, यू कैन से दिस, ठीक। तो इसको बोलते हैं कि शोइंग दी व्हाइट फेदर। ओके, क्लियर है? टू एक्ट कावर्डली, डरपोक। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, अच्छा ड्रॉइंग द लॉन्ग बो का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बहुत ज्यादा खींचना,
उसको बोलते हैं ड्रॉइंग द लॉन्ग बो, बढ़ा चढ़ाकर, बोलते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना। फैब्रिकेटिंग और एग्जैजरेटिंग वाइल्डली, वो बोलते हैं सैलरी 2 लाख है, पूरा ड्रॉइंग द लॉन्ग बो एक्चुअली 30,000 है। बात समझ में आई? मैंने उससे पूछा कितनी सैलरी है, उसने बोला 2 लाख है, लेकिन एक्चुअली में 30,000 थी। तो वो क्या कर रहा था? ड्रॉइंग द लॉन्ग बो, ड्रॉइंग द लॉन्ग बो करके बता रहा था। ये मूवी का डायलॉग याद है? 30 दिन में पैसा नहीं, 5 दिन में पैसा डबल। ये क्या है? एग्जैजरेटिंग, जबरदस्ती किसी चीज को खींच रहे हो। बात समझ में आई? क्या बोलते हैं? जबरदस्ती किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। क्लियर है? तो इसको हम बोलेंगे ड्रॉइंग द लॉन्ग बो, खींचना। लॉन्ग मतलब खींचना। नेक्स्ट है होइस्ट विद ओन पेटार्ड, मतलब अपने ही ट्रैप में फंसना। समझो, होइस्टिंग विद ओन पेटार्ड, आपने एक ट्रैप लगाया और उस ट्रैप में आप खुद ही जाके फंस गए हो। फॉल्स कंप्लेंट की और इन्वेस्टिगेशन में खुद फंस गए। बात समझ में आई? मैंने किसी के लिए जाल बिछाया और मुझे याद नहीं रहा कि मैंने वहां पे जाल बिछाया है, दूसरे दिन उस जाल में मैं खुद ही गिर गई। इसको बोलेंगे होइस्टिंग विद ओन पेटार्ड। ठीक है, जाल बिछाया और खुद ही उस जाल में गिर गई। ओके, अब देखते हैं कि आप लोगों को ये याद हुआ है कि नहीं। सो दिस इज योर क्वेश्चन। 4 सेंटेंसेस हैं। वीडियो को यहां पे रोको, 1 सेकेंड के लिए रोको और चारों के चारों सेंटेंसेस का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो। ही हैज बोथ अ लॉ डिग्री एंड एन MBA। तो यहां पे कौन सा ईडीएम आएगा? कौन सा आएगा? लिख के बताना। द गवर्नमेंट डैश द न्यू पॉलिसी अनाउंसमेंट, गवर्नमेंट ने नए पॉलिसी अनाउंसमेंट को डिले किया। तो यहां पे क्या बोलेंगे? जल्दी से बताओ। हैंगिंग फायर ऑन। हिज फर्स्ट नॉवल वॉज अ हिट बट नथिंग आफ्टर दैट, ही वॉज अ फ्लैश इन द पैन, अचानक से सक्सेस मिली और फिर वो लास्ट नहीं कर पाई लंबे समय तक। ही फिल्ड अ फेक केस बट गॉट कॉट हिमसेल्फ, जाल बिछाया और जाल में खुद फंस गए। होस्टिंग विद ओन पेटार्ड, यहां पे क्या आ जाएगा? 2 strings to his bow। हमेशा ऐसे करना, मैं पढ़ाऊंगी एक सेक्शन, बीच में रोकूंगी, साइड हो जाऊंगी, तुम लोग स्क्रीनशॉट वीडियो को रोकना और आंसर करना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मेरे को बड़ी खुशी होगी सेशन के एंड में टोटल बताना कि कितने आपके सही हो पाए। अगर आप सारे सही कर पा रहे हो मतलब मैं आपको सही से याद करा पा रही हूं। तो जो मैं दावा दे रही हूं ना कि क्लास में ही याद करा लूंगी, वो सिर्फ दावा नहीं रहेगा, वो आपके कमेंट्स जब मैं देखूंगी और उसमें आपके आंसर्स दिखेंगे तब मुझे भरोसा होगा कि हाँ, जो मैं दावा दे रही थी कि क्लास में ही याद करा दूंगी वो दावा सही है। तो इसका आंसर जरूर सब लोग लिखना। अब शुरू होती है सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी के बाद भी मैंने एक फिल इन द ब्लैंक्स रखा है। ठीक, वीडियो रोकना, फिर से आंसर करना। सेकंड कैटेगरी है बॉडी पार्ट्स की। यार ऐसे ऐसे बॉडी पार्ट्स आए, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, ये तो इजी था। फिर है फ्लाई ऑफ द हैंडल, टो द लाइन, ईट हम्बल पाई। इन सब में ना बॉडी पार्ट्स रिलेटेड है। ईट का मतलब मुंह है, टो का मतलब ये पैर से रिलेटेड है, हैंडल हो गया, ब्रेस्ट हो गया, एंड देन हील्स हो गया। हर ईडीएम में कोई ना कोई बॉडी पार्ट आया है। तो ये सारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड 9 ईडीएम्स हैं जो सीजीएल में पूछे गए थे, नए वाले, मतलब थोड़े से अलग, जिसमें बच्चों ने सबसे ज्यादा गलतियां करी थी। एक एक करके सारे के सारे को सारा का सारा एक एक करके याद कर लेते हैं। ठीक है, मेक नो बोन्स अबाउट इट। मेक नो बोन्स अबाउट इट मतलब सीधा बोल देना बिना किसी झिझक के। टू बी डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट विदाउट एनी हेजिटेशन, एकदम सीधा बोल देना बिना किसी झिझक के। बरखा मैम, मेक नो बोन्स अबाउट इट, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने बटरिंग नहीं करी, सीधा क्लास में आई, डंके की चोट पे एक लाइन बोल दी, अगर पढ़ाई नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब क्या है, मैंने क्या किया, मेक नो बोन्स अबाउट इट, इधर उधर की बातें नहीं करी, डायरेक्ट बात बोल दी, सीधा बोल देना बिना किसी झिझक के। ओके, नेक्स्ट है बाइट वंस थंब एट समवन। बाइटिंग, देखो इस पूरे एक्शन को करके देखो। बाइटिंग वंस थंब एट समवन, कोई भी इंसान है, रेप्यूटेड इंसान है, तुम उसको ऐसे करके दिखा रहे हो, ऐसे काट रहे हो अंगूठा, सामने वाला बंदा बैठा है, यू आर बाइटिंग योर थंब एट समवन। तो बाइटिंग समबडीज थंब एट समवन, इसको बोलते हैं कि सामने वाले को इंसल्ट करना। ठीक है, सामने वाला अगर बहुत रेप्यूटेड है तो आप उसको प्रॉपर अपने हाथ पीछे करके अच्छे से बात करोगे। पॉस्चर मैटर करता है।
कभी भी तुम किसी इंसान के पास जाओगे ना जो ज्यादा रेप्यूटेड नहीं है तुम्हारी नजरों में, तुम पैर ऊपर करके भी बैठ जाओगे, अंगूठा मुंह में है, लेकिन अगर वो रेप्यूटेड है तुम्हारा पॉस्चर भी सही रहेगा। तो इसी को बोलते हैं इफ यू आर बाइटिंग योर थंब, मतलब यू आर इंसल्टिंग द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। उसने पब्लिक में मेरा मजाक उड़ाया, बेसिकली बाइट हिज थंब एट मी। अगर कोई बंदा किसी का पब्लिक में मजाक उड़ा रहा है, इसका मतलब है कि ही इज बाइटिंग हिज थंब एट मी। ठीक है, ओके। बाय द स्किन ऑफ द टीथ, अब समझो ये दांत है, दांत की स्किन सोचो कितनी पतली हुई। तो इफ समथिंग इज डन बाय द स्किन ऑफ द टीथ, इसका मतलब हो गया बाल बाल बचना। ठीक है, ऐसे देखो, दांत की जो स्किन है बड़ी पतली सी होगी ना, तो बाय द स्किन ऑफ द टीथ मतलब कि बाल बाल बचना। बेयरली मैनेजिंग समथिंग। रवि बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ पास हुआ, मतलब कि ये वाला फोटो याद है, ये लोग बेचारे अपने नंबर ढूंढ रहे थे कि कहीं दूर दूर तक मेरे नंबर मिल जाएं, कहीं नहीं मिला, आखिरी में नाम लिखा था, मतलब कि बाल बाल बचा। बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, बाल बाल बचा, इसको बोलते हैं। हैंड एंड ग्लोव का मतलब क्या हुआ? आपने कभी ग्लव्स पहने हैं? आपके और आपके ग्लव्स के बीच में कितनी दूरी होती है? बिल्कुल नहीं, बहुत करीब होता है आपका ग्लव्स आपके हाथ से। तो हैंड एंड ग्लव का मतलब हो गया बहुत ही ज्यादा करीबी रिश्ता। ठीक। शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, इसको तो मैं एक्टिंग करके बताऊंगी। ये देखो, ये मेरी हील्स हैं। ओके, अब मैंने अपनी हील्स किसके लिए यूज करी है? इफ आई एम शोइंग समबडी अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, इसका मतलब क्या हुआ? उसने मेरे से कुछ बोला और मैं भाग गई। सो क्लीन पेयर ऑफ हील्स, हील्स का काम किस लिए यूज होता है? पैर का, जूतों का, चलने के लिए, भागने के लिए। ऐसे याद करो, हील्स कहां पे होती है? जूतों में। जूता किस लिए यूज होता है? भागने के लिए, दौड़ने के लिए। तो शोइंग अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, इसका मतलब यही हो गया, चुप्पे से भाग निकलना। ठीक है, पुलिस देख के चोर क्या हुआ? शोड अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, गायब हो गया भीड़ में। आपने हमेशा प्रॉपर इंग्लिश सेंटेंसेस देखे होंगे, मैंने क्या किया? बोलचाल की भाषा वाले सेंटेंसेस डाल दिए। अब क्या होगा जब आप पढ़ोगे तो आपको कहीं गूगल पे जाके सर्च नहीं करना होगा। मैंने खुद ये सब चीजें फेस करी हैं कि अगर पूरे इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखो ना तो एक बार में समझ में नहीं आते, इसीलिए मैंने एकदम मस्त लिखे हैं, बोलचाल की भाषा वाले। ओके, मेकिंग अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, टू कन्फेस एवरीथिंग ऑनेस्टली, मतलब कि सब सच सच बोल देना। फाइनली उसने क्या किया? मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, चीटिंग की पूरी बात बता दी। जैसे छोटे बच्चे ने चीटिंग करी, फिर वो अपने मम्मी के पास आया, डर रहा था मैंने सही किया कि गलत किया, फिर फाइनली उसने अपने मम्मी को सब कुछ बता दिया। सब कुछ बता देना मतलब कि पूरा क्लीनली जो भी अंदर था उसके बता देना। मेकिंग अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट मतलब उसने सारी की सारी चीजें जो भी उसने गलत करी, सही करी, सब कुछ सब बता दी। अच्छा, फ्लाई ऑफ द हैंडल करने का मतलब क्या हुआ? इसकी शक्ल देख के लग रहा है ये कैसा है, खुश है? नहीं, ये बहुत गुस्से में है। तो फ्लाइंग ऑफ द हैंडल, कोई चीज तुम्हारे हैंडल, एक है हैंडल इज इन योर कंट्रोल, वंस द हैंडल इज फ्लाइड ऑफ, अब वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। सो फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब हो गया इतना ज्यादा गुस्से में दिमाग है। क्यों गुस्से में है? क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है। फ्लाइंग ऑफ द हैंडल, समझो अगर तुम अपने घर में हो, तुम जो कहते हो वो होता है। ठीक, कभी तुम बाहर गए, किसी पीजी में रह रहे हो, तुमने कुछ बोला और नहीं हुआ, तुमने बोला यार मेरा पनीर की सब्जी खाने का मन है, पीजी में और किसी का मन नहीं है, नहीं बनी, सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा। तो हैंडल इज नॉट इन योर कंट्रोल, फ्लाई ऑफ द हैंडल, हैंडल इज इन कंट्रोल एंड फ्लाई ऑफ मतलब अब वो कंट्रोल में नहीं है। एंड इफ द हैंडल इज नॉट इन कंट्रोल मतलब कि गुस्सा आएगा ही आएगा, अचानक गुस्सा आना, तो दैट इज फ्लाइंग ऑफ द हैंडल। ठीक, तो मैं जो भी चीजें बता रही हूं, जो भी स्टोरी बता रही हूं, उससे अपने आप को एसोसिएट करना तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद होगा। ठीक है, टो द लाइन मतलब क्या हुआ? मैं आपको यहाँ पे ये वाली इमेज से भी बेहतर अपने दिमाग में एक स्टोरी इमेजिन करो। जब लक्ष्मण भगवान ने सीता माँ के सामने लक्ष्मण रेखा खींची थी और बोला था कि जो आपके पैर हैं वो इस रेखा के इस पार नहीं आने चाहिए, मतलब कि जो तुम्हारे टो हैं वो लाइन के इस पार रहने चाहिए। इसको हम क्या बोलेंगे? रूल्स सेट करना। ठीक है, तो टो द लाइन याद कर लेना, लक्ष्मण रेखा वाली कहानी कि टो लाइन से बाहर नहीं आने चाहिए। सीता मैया के टो यानी कि पैर लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं आने चाहिए, मतलब कि लक्ष्मण जी क्या करके गए थे? रूल्स बना के गए थे। सो टो द लाइन इज रूल्स बनाना।
ईटिंग हम्बल पाई, ईटिंग हम्बल पाई, पिक्चर देख के समझ में आ रही होगी। ईटिंग हम्बल पाई मतलब आप बहस कर रहे थे आखिरी तक, लेकिन फाइनली आपने अपनी गलती मान ली। जो भी आपने गलत किया आपने मान लिया। क्लियर है? एग्जाम में फेल होने के बाद उसने हम्बल पाए, खाली ईट हम्बल पाए किया और एक्सेप्ट किया कि पढ़ाई कम की थी। मतलब कि अपनी इंसल्ट, अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर लेना। जैसे यार ये ह्यूमन नेचर होता है कि कभी भी कोई गलती इंसान करता है ना, तो कोशिश करता है कि आखिरी तक उस गलती के ऊपर फाइट करता रहे। आपने भी कभी किया होगा। ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन में आपको पता होगा कि आपकी गलती नहीं है, आपको पता होगा आपकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं ना जूझते रहना, आखिरी तक जूझते रहे किसी सिचुएशन के लिए। फिर क्या पता चला? फिर ये पता चला यार अब काम बनना है नहीं, गलती मान लेते हैं। सो हार मान लेना या गलती मान लेना, इसको बोलते हैं ईटिंग हम्बल पाई। ठीक है, ओके। तो बॉडी पार्ट्स वाले 9 ईडियम्स के लिए आपके सामने ये रहा फिल इन द ब्लैंक। अब जो मैं दावा करती हूं कि क्लास के अंदर आपको याद करा दूंगी, वो दावा सच है क्या झूठ, ये आपके हाथ में है। ठीक है, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वीडियो को यहां पे पॉज करो, लाइव तो चल नहीं रहा है, वीडियो है, वीडियो को इसीलिए मैंने वीडियो डाला है, ये ज्यादा अच्छा है, आप कम से कम बीच में पॉज कर पाओगे। वीडियो को पॉज करो, चारों के आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखो। अब मैं इसके आपने वीडियो मेरे ख्याल से पॉज करके आंसर लिख लिया होगा। अब मैं इसके आंसर बताने जा रही हूं, मैच करना कि आपके कितने सही थे कितने गलत, लेकिन कमेंट सेक्शन में लिखना ताकि मैं भी देख पाऊं बाद में। ठीक है, शी डैश एंड टोल्ड हिम डायरेक्टली दैट हिज परफॉर्मेंस वाज पुअर। इधर उधर की बातें ना करना, डायरेक्ट बोल देना। डायरेक्ट बोल देना यानी कि मेकिंग नो बोन्स आउट ऑफ इट। जैसे बोन्स यानी कि हड्डी सीधी होती है ना, वैसे ही सीधी बात कर देना। ही पास्ड द एंट्रेंस एग्जाम जस्ट 1 मार्क अबव द कट ऑफ। बाल बाल बचा, बाल बाल मतलब एकदम पतला, पतला मतलब स्किन ऑफ द टीथ, परफेक्ट। When the police arrived, the thief dashed and vanished into the crowd. थीफ भाग गया पुलिस को देख के। भागने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? पैर, हील्स। तो क्या बोलेंगे? शोइंग अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। परफेक्ट। आफ्टर द स्कैंडल ही फाइनली डैश एंड कन्फेस्ड एवरीथिंग। ही फाइनली डैश एंड कन्फेस्ड एवरीथिंग। मतलब होता है ना कि चाहे कोई भी गलती करके आए हो, जब आप किसी को बहुत प्यार करते हो, बहुत मानते हो, उसके सामने आपका मन करता है कि गलती एक्सप्रेस कर दो, तो बोलते हैं मेकिंग अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट। ठीक है, चलो आंसर्स भी मैंने यहां पे लिखे हैं, बट मैं चेक करूंगी आपका कमेंट सेक्शन वीडियो पूरा खत्म होने के बाद। तो जब मैं कह रही हूं ना कि वीडियो का आंसर करो, तो प्लीज करो सब लोग। हिस्टोरिकल इवेंट्स कुछ हैं आपके एग्जाम में, लगभग 10 आए थे। कुछ इसमें ऐसे ऐसे हैं ना जो बड़े अलग थे। सेंट टू कोवेंट्री, फिडल विद रोम बर्न्स, मैड एज अ हैटर, एंड देन अ डाइम अ डजन, टू सप विद डेविल, कास्ट द फायर स्टोन। ये सब कभी सुने ही नहीं होंगे, है ना। अब ये वाले चलो करते हैं, एक एक करके सब निपटाते जाइए। इस बार नहीं सुने हैं। अब जो आपका एग्जाम है MTS, CGL, CHSL, उसमें भी घुमा फिरा के ही इधर उधर से आएंगे। इस वजह से अगर अभी रट लोगे आगे के एग्जाम में फायदा होगा। सारे नए वाले करा रही हूं, इसीलिए पुराने वाले अपने टेलीग्राम पे दे दिया है, ताकि आपका नया प्लस पुराना दोनों आप लोग पढ़ लो और आपकी तैयारी एकदम कंप्लीट हो जाए। चलो, किलर इडियम्स। अब पहला कौन सा है? हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है जब आपके पास कोई चॉइस है ही नहीं। जैसे कि कंपनी ने बोला सैलरी कट लो या रिजाइन करो, ये बोलते हैं यू आर हैविंग नो चॉइस। बात समझो, अगर आप किसी कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपने बोला कि यार मेरे को 1 साल हो गए, मुझे सैलरी हाइक दो। आपके सामने जो ओनर बैठा है कंपनी का, आपका मैनेजर, उसने बोला सुनो यार हाइक नहीं देंगे, काम करना है करो वरना निकलो, 10 एप्लीकेशंस पड़ी हैं। झक मार के काम करोगे क्योंकि नौकरी चली जाएगी। तो तुम्हारे पास चॉइस जब नहीं है ना, तो उसको बोलेंगे हॉब्सन्स चॉइस, कि यू आर नॉट हैविंग एनी चॉइस एट ऑल, करना ही पड़ेगा। सो दैट इज हॉब्सन्स चॉइस। फिर है सॉर्ड ऑफ डेमोस्लीस। यार ये बहुत अच्छा इडियम है। इसमें क्या करते हैं? सॉर्ड का मतलब क्या होता है? तलवार। नाउ लिसन,
ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, when the sword is hanging like this, तो जो नीचे ये बंदा है ये क्या सोच रहा होगा, किसी भी टाइम तलवार सर पे गिर सकती है। तो स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीस इसी को बोलते हैं। ओह शिट, एक सेकेंड, इसी को बोलते हैं खतरे की घंटी, स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीस। ये पिक्चर इसीलिए मैंने यहां पे अटैच करी है। कांस्टेंट थ्रेट जो कि सर के ऊपर मंडरा रहा है, एग्जाम का डर एसएससी एस्पिरेंट्स के ऊपर स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीस की तरह लटका रहता है बात कि नहीं यार? आपसे बेहतर इस ईडीएम को कौन जानेगा, होगा कि नहीं होगा। नहीं हुआ तो पापा शादी कर देंगे, लड़कियों को लग रहा होगा, लड़कों को लग रहा होगा यार मेरे दोस्त की जॉब निकल गई है, मेरा क्या होगा। सो दिस इज अ कांस्टेंट थ्रेट, एक कांस्टेंट टेंशन जो सर के ऊपर लटकी हुई है, तो उसको बोलते हैं स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीस, राइट। कैरी कोल्स टू न्यू कासल। अब देखो, कैरी कोल्स टू न्यू कासल, इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, जहां है वहां और ले जाना, इसको बोलते हैं कैरिंग कोल्स टू न्यू कासल्स। एसएससी एक्सपर्ट को बेसिक ग्रामर पढ़ाना, इसका मतलब होता है कैरिंग कोल्स टू न्यू कासल्स, मतलब प्रोवाइडिंग समथिंग वेयर इट्स ऑलरेडी अबंडेंट। है बात की नहीं? एसएससी वाले बच्चों को उठा लो, एक साइड बैंक वालों को उठा लो, एसएससी वालों के पास ज्यादा ग्रामर की नॉलेज होगी। तो अगर तुम एसएससी वाले को ग्रामर के 2 रूल्स और पढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 तो उसको पहले से आते थे, तुमने 2 और पढ़ा दिए, मतलब कि तुम ऐसी जगह पे नॉलेज दे रहे हो जिसके पास ऑलरेडी नॉलेज है। ठीक है, प्रोवाइडिंग समथिंग टू समबडी वेयर इट्स ऑलरेडी इन अबंडेंट। मेरे पास 1 बाल्टी पानी है, तुम मेरे लिए 1 ग्लास पानी और ले आए, मतलब मेरे पास वाटर अबंडेंस में था, तुमने 1 ग्लास और लाके दे दिया, मतलब कि कैरिंग कोल्स टू न्यू कासल। इसका मतलब ये हुआ कि अबंडेंस में मेरे पास ऑलरेडी है, तुमने मुझे दे दिया फिर भी। फिर है कास्ट द फर्स्ट स्टोन, टू बी द फर्स्ट टू अक्यूज और क्रिटिसाइज। जैसे कास्टिंग द फर्स्ट स्टोन का मतलब क्या होगा? कोई भी गलती हुई, कोई भी, पहले ही दोष लगा देना, तो इसको बोलते हैं कास्टिंग द फर्स्ट स्टोन। तुम पहले हो पत्थर फेंकने वाले, फर्स्ट स्टोन, तुम पहले हो पत्थर फेंकने वाले, मतलब यू आर द फर्स्ट वन टू अक्यूज। तुम दूसरों को जज करते हो, पहले अपने आप को देखो, कास्ट द फर्स्ट स्टोन। ठीक है, तो मतलब पहले अपने आप को देखो, पहले खुद को दोष लगाना। सॉरी, कास्टिंग द फर्स्ट स्टोन का मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी को पहले हो पॉइंट करने के लिए, नहीं। कास्टिंग द फर्स्ट स्टोन का मतलब ये हुआ कि तुम दूसरों को देखने से पहले खुद को देखो। फर्स्ट कास्ट द फर्स्ट स्टोन ऑन योरसेल्फ, मतलब कि दूसरों को जज मत करो, पहले खुद को देखो, पहले खुद को दोष लगाओ, फिर देखो कि दूसरा क्या कर रहा है। ठीक है, टू सप विद डेविल। अच्छा, दिस इज अ न्यू ईडियम। आप में से कितने लोग एग्जाम में इसको कर पाए थे? सपिंग विद द डेविल। सपिंग विद द डेविल, सपिंग विद द डेविल इज डीलिंग विद मॉरली डेंजरस पर्सन। यार ये तो ईडियम देख के समझ में आ रहा होगा ना। डेविल मतलब खतरनाक आदमी, खतरनाक आदमी से सप करना यानी कि खतरनाक आदमी से डील करना। करप्ट नेता के साथ बिजनेस करना, इसका मतलब क्या हुआ? यू आर सपिंग विद द डेविल। ठीक है, डेविल यानी कि खतरनाक आदमी, खतरनाक आदमी के साथ डील करना। अच्छा, मैड एज अ हैटर, देख के ही समझ में आ रहा होगा, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। मैड एज अ हैटर का मतलब होता है बिल्कुल मैड। सप विद द डेविल का मतलब होता है डेविल के मुंह लगना। कास्ट द फर्स्ट स्टोन का मतलब होता है पहला पत्थर अपने आप को फेंको, मतलब पहले खुद को दोष लगाओ, ऐसे याद किया करो। ठीक है, फिडल विद रोम बर्न्स। अच्छा, ये ईडियम एग्जाम में जब आया था तो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हुए थे। वेस्टिंग टाइम ऑन ट्रिवियलिटीज, मतलब कि ट्रिवियल थिंग्स ड्यूरिंग अ क्राइसिस, मतलब समझो क्राइसिस लगे पड़े हैं, जैसे वो नहीं हो गया था कोरोना के टाइम पे। अब कोरोना के टाइम पे क्राइसिस थे, उस टाइम पे अगर तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो फालतू चीजों में, जैसे होता है ना कि 2 दिन में लॉकडाउन लग रहा है, जल्दी जल्दी घर की सब्जी, खाना, राशन ले आओ, उस टाइम पे क्राइसिस में अगर तुम सोच रहे हो अरे यार एक लॉन्ग ड्राइव कराएं, मूवी देख लें, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम क्राइसिस में भी अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। ठीक है,
फिडलिंग विद द रोम बर्न्स इसको बोलते हैं। एग्जाम कल है और वो इंस्टाग्राम चला रहा है, मतलब ही इज फिडलिंग वाइल रोम बर्न्स। ठीक है, रोम बर्न्स मतलब कि रोम एक कंट्री है, कंट्री में आग लगी हुई है और तुम फिडलिंग कर रहे हो, मतलब फालतू की चीज पे समय वेस्ट कर रहे हो। समझ में आई? सेंड टू कोवेंट्री बहुत सुना होगा आपने, मैंने तो खैर बहुत सुना था। बचपन में मेरी एक टीचर थी, वो बोलती थी जो भी बच्चा होमवर्क करके नहीं आएगा उसको हम सब लोग सोशल बायकॉट कर देंगे, मतलब उस बच्चे से 2 दिन तक कोई बात नहीं करेगा। सोशल बायकॉट करना, इसको बोलते हैं सेंडिंग टू कोवेंट्री, डेलिबरेटली इग्नोरिंग समबडी। चीटिंग की तो पूरे बैच ने उसे सेंड टू कोवेंट्री कर दिया। वही जैसे मैं आपको बात बता रही थी कि मेरी एक टीचर थी, जब मैं क्लास 5th में थी, तो जो भी होमवर्क करके नहीं आता था उसको बोलती थी कि ये होमवर्क करके नहीं आया है, इसका सोशल बायकॉट करो, सेंड हिम टू कोवेंट्री, सोशल बायकॉट करो, 2 दिन तक इस बच्चे से कोई बात नहीं करेगा। ठीक है। इन द सेम बोट मतलब जो मेरी हालत वो तेरी हालत, सेम सिचुएशन में होना, सेम मुश्किलों में होना। हम सब एस्पिरेंट्स इन द सेम बोट हैं, जाहिर सी बात है यार। जब अभी आंदोलन हुए थे तो जितने दुखी आप थे उतने दुखी टीचर्स भी थे, जितने दुखी आप थे उतना दुखी आपका फ्रेंड भी था, मतलब कि वी ऑल वर सेलिंग इन द सेम बोट। सेलिंग इन द सेम बोट का मतलब होता है सेम मुश्किल में होना। अच्छा, आ डाइम और डजन का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे याद रखना। आप मेरे को बताओ, अगर कोई चीज तुम्हारे पास एक है तो तुम उसको बड़ा संभाल के रखते हो, अरे यार एक है, खो जाएगी तो हम क्या करेंगे, है ना। लेकिन कोई चीज अगर डजन यानी कि 12-13 अगर कोई चीज है तो तुम क्या कहते हो, अरे एक है, खो जाएगी तो हम दूसरी यूज कर लेंगे, है ना। तो जब कोई चीज डजन में होती है मतलब वो बहुत कॉमन है, ऐसे याद करो। अ डाइम अ डजन का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी कॉमन, एंड इफ समथिंग इज वेरी कॉमन दैट मीन्स इट इज वेरी ऑर्डिनरी। फिल इन द ब्लैंक्स, चलो याद रखते हैं। ईदर एक्स, अच्छा ओके 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 वेट, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्क्रीन को मैं यहाँ पे साइड में हट जा रही हूँ, वीडियो को पॉज करो। पॉज करने के बाद इन चारों के आंसर्स को कमेंट सेक्शन में लिखो। सी आई एम ब्रिंगिंग दीज वीडियोस फॉर यू, एंड ये सच में जो मैंने एनालिसिस करी है, आप इसको जाके एक बार क्रॉस चेक करना, ऑथेंटिक एनालिसिस आपको मिलेगी लैब पर, कोई भी टीचर लेके आएगा तो जब हम इतनी मेहनत करते हैं ना, तो हम चाहते हैं सामने वाला ना बहुत एक्साइटमेंट में आके पढ़ाई करे, बोरिंग तरीके से नहीं। क्यों मैंने यहाँ पे पिक्चर्स डाली, कलरफुल स्लाइड्स यूज करी, ताकि आपकी ना पढ़ाई थोड़ी मोनोटोनस ना हो, मजेदार हो। अब इफ somebody is thinking in that manner, आपका क्या उद्देश्य, क्या सिद्धांत बनता है कि यार अगर मैं बोल रही हूँ वीडियो रोक के कमेंट करो तो कमेंट करो, सिंपल है ना। अब मैं साइड हट गई, कमेंट करो सब लोग, मैं चेक करूंगी यार कि कितने बच्चे सीरियस रहे, कि कितने बच्चों ने पूरा वीडियो देखा। और मैं यहाँ पे वीडियो क्यों डाला, लाइव क्यों नहीं लिया, ताकि आप 2x पे करके 1.5x पे करके अपनी स्पीड के हिसाब से देख सको। ठीक है। ईदर एक्सेप्ट द ट्रांसफर और रिजाइन, मतलब इस चॉइस को क्या बोलेंगे, हॉब्सन्स चॉइस। टीचिंग इंग्लिश टू अ नेटिव स्पीकर इज लाइक, मतलब जो ऑलरेडी अच्छा स्पीकर है उसको तुम थोड़ी इंग्लिश और सिखा रहे हो, मतलब यू आर कैरिंग कोल्स टू न्यू कासल्स। ठीक है। एग्जाम इज टुमारो बट ही इज वॉचिंग रील्स, टाइम वेस्ट करना, मतलब कि रोम बर्न कर रहा है एंड यू आर फिडलिंग, फिडलिंग व्हेन रोम बर्न्स। सोशल बायकॉट करना यानी कि सेंडिंग समबडी टू कोवेंट्री, वाओ दैट्स रियली अमेजिंग। चलो फूड के, अब जो फूड से रिलेटेड है, कार्ड, क्राई स्टिंकिंग फिश, ईट, क्रो, कुकिंग समथिंग, ये सारे के सारे ईडियम्स फूड से रिलेटेड हैं। अब इनको एक साथ कर लेते हैं। पहले बताओ सब याद हो रहा है, आसानी से याद हो रहा है, आपकी रियल लाइफ एग्जांपल्स को मैं यूज करके याद करा रही हूं। अब जैसे यहां पे है च्यूइंग द कड ऑफ रिफ्लेक्शन, हम लोगों ने च्यूइंग द कड पढ़ रखा था प्रीवियस ईयर में, एग्जाम में ऑफ रिफ्लेक्शन भी लग के आ गया, मतलब लेकिन दोनों का सेम है। ये ईडियम में याद कैसे कराती हूं, च्यूइंग द कड। च्युइंगम कभी चबाया है, कैसे चबाया जाता है च्युइंगम, आपने देखा होगा कभी भी कोई इंसान कुछ सोचता है, मूवी में देखो चाहे सामने चाहे अपने आप को, मुंह ऐसे चलाते हैं, मतलब यू आर कॉन्टिन्यूसली पॉन्डरिंग ओवर समथिंग। तो च्यूइंग द कड आपके एग्जाम में आए सिर्फ इतना, चाहे च्यूइंग द कड ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाए, दोनों का मतलब यही होता है किसी चीज के बारे में कॉन्टिन्यूसली लंबे समय तक सोचना, मेडिटेट करना। ठीक है।
क्राइंग स्टिंकिंग फिश, मतलब कि तुम अपनी ही चीज को, अपने ही एफर्ट्स को बुरा बोल रहे हो। ठीक है, मतलब आपने मेहनत करी और दूसरा इंसान नहीं करी आ रहा है, आप अपने आप को खुद ही करी आ रहे हो। बात समझ में आई? मतलब अपनी ही चीज को बुरा बोल रहे हो। जब बहुत लोगों की आदत होती है, यार तुम्हारा तो बढ़िया है, डेली नए नए कपड़े आप पहन के आते हो, मेरे कपड़े देखो यार, कोई कलर कॉम्बिनेशन है ही नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं यार। सामने वाला नहीं बुरा बोल रहा है, आप अपने आप को, अपनी चीज को खुद ही बुरा बोल रहे हो। तो इसको बोलते हैं क्राइंग स्टिंकिंग फिश। ईट क्रो का मतलब क्या होता है? ये इडियम नया था जो एग्जाम में आया था। ईटिंग क्रो का मतलब होता है एडमिटिंग एरर, गलती मानना, एंड एंड्योरिंग ह्यूमिलेशन। उसने बोला था टॉप करूंगा फेल होने के बाद। बात समझ रहे हो? उसने बोला कि टॉप करूंगा, लेकिन ये उसने कब बोला? फेल होने के बाद। मतलब ह्यूमिलेशन, बेइज्जती सहने के बाद अपनी एरर को एक्सेप्ट करना। ठीक है यार, मैं पास हो जाऊंगा, बंदा बोल रहा है पास हो जाऊंगा, वो भी कब? ह्यूमिलेशन के बाद, किसी ने ह्यूमिलेट कर दिया, उसके बाद अपनी गलती मानना। अरे यार पहले मान लो। तो गलती मानना इज समथिंग एल्स, लेकिन ह्यूमिलेट होने के बाद गलती मानना इज समथिंग एल्स। दोनों के लिए अलग अलग इडियम्स का इस्तेमाल हुआ है। एक बंदा सोच रहा है, मतलब च्यूइंग द कड, गलती मान रहा है, एंड गलती मान रहा है बेइज्जती के बाद, दैट इज ईटिंग द क्रो। ठीक है। कुकिंग समवन गूज, मतलब कि किसी और के प्लान को खराब कर देना, रिवन कर देना। जब पुलिस ने उसका फोन चेक किया, दैट कुक्ड हिज गूज कंप्लीटली, मतलब कि सामने वाले बंदे ने कोई चोरी करी होगी, पुलिस ने देखा और फोन चेक कर लिया। फोन चेक कर लिया मतलब कि जो भी उसने प्लान सोचा था, जो भी उसका काम था, वो बिगाड़ दिया पुलिस ने। तो इसको बोलते हैं कुकिंग समवन्स गूज। ठीक है। नॉट टू मिन्स मैटर, मतलब कि डायरेक्ट बोल देना। डायरेक्ट बोलने के लिए एक कौन सा आया था? बोन्स वाला इडियम। कमेंट में लिख के बताना, मैं हिंट दे रही हूं। नॉट टू मिन्स मैटर का मतलब होता है ब्लंटली, डायरेक्टली बोल देना। और एक और इडियम मैंने शुरू में कराया था जिसका मतलब होता है इधर उधर की बातें ना करना, डायरेक्टली बोल देना। बोन से रिलेटेड इडियम है, क्या है? कमेंट करके दिखाओ, देखते हैं कितने लोगों को याद है। वही डायरेक्टली बोल देना। ओके, आपके पास 4 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिर से देखते हैं, वीडियो पॉज करो, आंसर करो। आई होप आंसर कर लिया होगा। अब एक एक का आंसर मैं बता दे रही हूं। ही सैट क्वाइटली एंड डैश अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग इन द इंटरव्यू। किसी चीज के बारे में सोचना, सोचने को बोलते हैं च्यूइंग द कड, चाहे आप बोलो च्यूइंग द कड ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों का सेम मतलब है। ही बोस्टेड ही वुड टॉप, बट आफ्टर फेलिंग ही हैड टू ईट क्रो। उसने बोस्ट किया कि वो पास हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो फेल हो गया, ही हैज टू ईट क्रो, मतलब उसे एक्सेप्ट करना पड़ा। ईटिंग क्रो का मतलब यही होता है कि सोचना कि टॉप करेंगे लेकिन फेल हो गए, बेइज्जती सहने के बाद गलती एक्सेप्ट करना। When the evidence came out, it completely cooked his goose. The teacher and told students they were not working hard enough. इधर उधर की बातें ना करना, डायरेक्टली बता देना, मतलब did not mince matters. ठीक है। अब आ जाता है, अच्छा ये भी है, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने आप को देख लेना, अपने आप के सारे इडियम्स। नेचर और वेदर वाले, मतलब सेलिंग टू द विंड, विच वे विंड ब्लोज, सारे के सारे देखो नेचर वाले इडियम्स हैं। ये 5 पूछे गए थे। सेलिंग क्लोज टू द विंड, सेलिंग वेरी क्लोज टू द विंड, यानी कि खतरनाक, खतरनाक मतलब डेंजरस, एकदम पीक तक चले जाना। टू ऑपरेट एट द वेरी एज ऑफ लीगैलिटी, इसको बोलते हैं सेलिंग क्लोज टू द विंड, मतलब इलीगल काम नहीं किया है लेकिन लीगैलिटी की एकदम आखिरी सीमा पे है। ठीक, जैसे कि ड्रिंक एंड ड्राइव का केस लोगों का हो जाता है, तो आप खुद ड्रिंक करने का मन है, ड्रिंक किया, सामने पुलिस वाला है, तुरंत उठ के लेफ्ट वाले पे जाके बैठ गए, और जिसने ड्रिंक नहीं किया था उसको गाड़ी दे दी ताकि फंसे ना। गलती करते करते, मतलब समझ रहे हो, एकदम क्लोजली ऑपरेट करना, जरा सा भी चूक होती फंस जाता। जैसे ये लड़की एकदम क्लोजली ऑपरेट कर रही है, इन सबको बोलते हैं सेलिंग क्लोज टू द विंड। नो विच वे विंड ब्लोज, क्या रुख है हवा का, मतलब कि ट्रेंड समझ लेना,
इसको तो ईडियम देख के ही समझ में आ रहा है। नोइंग विच वे विंड ब्लोज, मतलब कि हवा का रुख समझ लेना। वो पॉलिटिशियन हमेशा विनिंग साइड पे रहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि किस चीज की बातें चल रही हैं, तो वो हमेशा ही उसी साइड रहेगा, क्योंकि उसको पता है जिस चीज की बातें चल रही हैं वो हमेशा उसी साइड रहेगा। तो ही चोजेस टू बी वेरी क्लोज टू द विंड, चोजेस वेरी, ही knows which way wind blows, sorry, and he always chooses that side। उसको पता है हवा का रुख क्या है और वो हमेशा उसी टीम के संग चला जाता है, मतलब उसको ट्रेंड पता है क्या है। गॉल एंड वर्मवुड, ये एक नया इडियम है जो पूछा गया था। इसका मतलब होता है बहुत गहरी कड़वाहट, डीप फ्रस्ट्रेशन और एक्सट्रीम बिटरनेस। कभी कभी होता है ना कि दो लोगों के बीच में लड़ाई है, एक ऐसी सिचुएशन आती है कि शक्ल तक देखने का मन नहीं कर रहा है, तो शक्ल तक देखने का मन नहीं कर रहा है तो उसको बोलेंगे गॉल एंड वर्मवुड। ट्रांसफर ऑर्डर आने पर उसकी फीलिंग गॉल एंड वर्मवुड थी, मतलब उसका मन नहीं था कि ट्रांसफर ऑर्डर आ जाए। देखो इंसान ना अपने आप को जाके एक जगह पे सेटल करता है, फिर अचानक से ट्रांसफर ऑर्डर आ गया, अब वो क्या करेगा? फ्रस्ट्रेशन है, डीप फ्रस्ट्रेशन, सामने वाले के लिए डीप फ्रस्ट्रेशन। बॉस ने बोल दिया हमेशा सैटरडे छुट्टी होती है, बॉस ने बोल दिया इस सैटरडे काम करना है, डीप फ्रस्ट्रेशन बॉस के लिए आ जाएगी। गॉल एंड वर्मवुड, ये याद करना बहुत ही तगड़े से। फिर है ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इसका मतलब होता है कभी गर्म कभी ठंडे, मतलब राय बदलते रहना। तुमने मुझे कॉफी दी, अरे मुझे गर्म पसंद है, नहीं मुझे कोल्ड कॉफी पसंद है। समटाइम्स कोल्ड समटाइम्स हॉट, तो दैट इज ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, चेंजिंग ओपिनियन। एक दिन बोलते हैं हाँ, दूसरे दिन बोलते हैं ना, हॉट एंड कोल्ड। थ्रो कोल्ड वाटर, इसका मतलब होता है किसी के प्लान को या किसी के आइडिया को डिस्करेज करना, सामने वाले को निराश करना। भाई किसी ने, ऐसे याद करो, किसी ने पेंटिंग बनाई है, तुमने उसके ऊपर ठंडा पानी फेंक दिया। कोई बहुत एक्साइटमेंट में आया, तुमने उसके मुंह पे ठंडा पानी फेंक दिया, मतलब उसके एक्साइटमेंट को ही तुमने ओवर कर दिया है, होप को खत्म कर दिया है, निराश कर दिया है। मैंने नया बिजनेस आइडिया उसको बताया एंड ही सिंपली थ्रू कोल्ड वाटर ऑन माई आइडिया। ओके, आपके पास 4 फिल इन द ब्लैंक्स आ चुके हैं और फिर से आपके सामने स्क्रीन पे 4 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। वीडियो को रोको और इसका आंसर करो। His tax evasion scheme was dash illegal, मतलब एकदम क्लोजली लीगैलिटी के करीब, लगभग इलीगल। क्या बोलेंगे? सेलिंग वेरी क्लोज टू द विंड। शी ऑलवेज पिक्स द विनिंग साइड, उसको पता है ट्रेंड कहां जा रहा है। शी नोज विच वे द विंड ब्लोज, यहां पे आ जाएगा। एवरी टाइम आई सजेस्ट समथिंग ही डैश माई आइडियाज, मैं उसको कुछ अपना आइडिया सजेस्ट करती हूं और वो मुझे निराश कर देता है। निराश मतलब थ्रू कोल्ड वाटर ऑन माई आइडियाज। ही डैश वन डे अग्रीज नेक्स्ट डे रिफ्यूजेस, कभी हाँ कभी ना, कभी कोल्ड कभी हॉट, मतलब ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, तो ये आपके आंसर हैं। बताना जरूर कि कितने नंबर आ रहे हैं, जरूर से बताना। अच्छा, एनिमल वाले जैसे प्लेइंग गूसबेरी, ब्रेक वंस डक, बियर्ड द लायन इन हिज डेन, कभी ये सारे सुने आपने? कभी भी सुने ये सारे इडियम्स? तगड़े हैं भाई। चलो एक एक करके करते हैं। प्ले गूसबेरी मतलब कि ये कभी ऐसा हुआ है कि 2 बहनों के बीच में कोई एक लड़का आ गया है, तो जाहिर सी बात है लड़का अवॉइड होगा, क्योंकि लड़कियों का जो ग्रुप होता है ना, उनकी पंचायत शुरू हो जाती है तो रुकती नहीं है बात। तो 2 लोग आपस में घुस के बात करने लगे, तीसरा वाला अनवांटेड सा फील होने लगा। दोस्त गर्लफ्रेंड के साथ आया और मुझे ले आया, प्ले गूसबेरी कर रहा था। ऐसा होता है ना, क्लास 10th में होता होगा कि लड़की आपको बुलाने आती होगी घर, आपको आपके बॉयफ्रेंड से मिलने जाना होता होगा, तो वो जो आपकी फ्रेंड है शी वॉज प्लेइंग गूसबेरी, मतलब वो सिर्फ एक थर्ड पर्सन थी, कबाब में हड्डी, प्लेइंग गूसबेरी, राइट। ब्रेक वंस डक, अचीविंग फर्स्ट सक्सेस आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स, बार बार हारना और पहली सक्सेस, ब्रेकिंग वंस डक, मतलब कि जो तुम्हारे हारने का प्रोसेस था उसको ब्रेक कर देना, जीत हासिल करना। ब्रेकिंग द डक मतलब हारने के प्रोसेस को ब्रेक कर देना, खत्म कर देना, पहली जीत हासिल करना। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, फर्स्ट सक्सेस। 5 बार एसएससी फेल होने के बाद ही ब्रोक हिज डक, मतलब कि जो उसका पूरा हारने का प्रोसेस चल रहा था उसको तोड़ देना, ब्रेकिंग द डक इसको बोलते हैं, पहली बार सक्सेस मिलना।
बियर्ड द लायन इन हिज डेन, बियर्ड द लायन इन हिज डेन। डेन क्या होता है? लायन का घर। नाउ बियर्ड द लायन इन हिज डेन मतलब कि किसी के घर जाके उसको चैलेंज करना। कन्फ्रंटिंग समवन बोल्डली इन देयर ओन टेरिटरी। बोलते हैं ना कि भाई ये मेरा घर है, तुम मेरे ही घर में आके मेरे को धमका रहे हो। किसी के घर पे जाके उसको धमकाना, किसी के घर के अंदर जाके उसी बंदे को चैलेंज करना, लायन को चैलेंज करना उसी के डेन में, उसको बोलते हैं बियर्ड द लायन इन हिज डेन। कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर मतलब कि अवॉइडिंग फाइनेंशियल हार्डशिप्स, बेयरली सर्वाइविंग। कीपिंग द वोल्फ फ्रॉम द डोर, देखो वोल्फ एक नेगेटिव टर्म है, आई वुड से। वोल्फ, लोमड़ी, बहुत सुंदर सा सॉफ्ट सा जानवर नहीं है, चालाकी, नेगेटिव टर्म है। तो नेगेटिविटी को मतलब फाइनेंशियल हार्डशिप्स को, कीपिंग इट अवे फ्रॉम द डोर मतलब अपने दरवाजे से फाइनेंशियल लॉसेस को दूर रखना। ठीक है। दो जॉब्स कर रहा है सिर्फ कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर के लिए, मतलब कि वो दो जॉब्स कर रहा है सिर्फ इस चीज के लिए कि ही कैन कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर मतलब कि फाइनेंशियल लॉसेस को अपने घर से दूर रख पाए, इसलिए वो दो शिफ्ट में काम कर रहा है। रेड हेरिंग का मतलब होता है फॉल्स क्लू, मतलब कि तुमने अपनी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन किसी क्लू के ऊपर बेस करी और बाद में तुम्हें पता चल रहा है कि वो क्लू गलत था, तो रेड हेरिंग का मतलब हो गया गलत सुराग, फॉल्स क्लू, धोखे का सुराग। पुलिस ने 3 सस्पेक्ट्स पकड़े बट 2 तो रेड हेरिंग थे। 3 पकड़े मतलब पुलिस को 3 लोगों के ऊपर शक था, पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ लिया, ठीक है, लेकिन उन 3 में से 2 तो फॉल्स अलार्म निकले। फॉल्स अलार्म इज रेड हेरिंग। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, चारों में जल्दी से वीडियो को पॉज करो और आंसर करो। ही फेल्ट ऑकवर्ड डैश हिज व्हाइल हिज फ्रेंड्स वर ऑन अ डेट प्लेइंग गूसबेरी। 2 लड़कियां मिल गई, लड़का अलग हो गया, प्लेइंग गूसबेरी। आफ्टर 5 failed attempt he finally in the success exam। पहली सक्सेस इज ब्रोकिंग द डक। she dash by confronting her boss directly in the office मतलब कि बियर्ड, ऑफिस में बॉस मतलब किसी के घर में किसी को चैलेंज करना, लायन को डेन में चैलेंज करना, बियर्ड द लायन इन हिज डेन। द सस्पेक्ट टर्न्ड आउट टू बी अ डैश, द रियल कल्प्रिट वाज समवन एल्स। फॉल्स अलार्म इज रेड हेरिंग। ठीक, ओके, एक चीज और बताना चाहूंगी, एसएससी का पीवाईक्यू वॉल्ट है, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। ये आपको हमारे यहां पे आना, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, लैब की ऐप पर आना। लैब की ऐप पर जब आप आओगे तो आप होम पेज पे जाओ, आर प्रोडक्ट्स में आना। आर प्रोडक्ट्स में पीवाईक्यू फ्री वोल्ट आपको दिखेगा, क्लिक करना। दिस इज फ्री फॉर ऑल, फ्री, मैं फिर से बता रही हूं, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। 2025 में सीजीएल, सीएचएसएल, फेज, एमटीएस जितने एग्जाम हुए हैं, सारे एग्जाम्स के अंदर आपको सब्जेक्ट वाइज प्लस टॉपिक वाइज, देखो कॉन्ट्स तो आपको हर कोई दे देगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा, कॉन्ट्स के अंदर टॉपिक वाइज, दिस इज ब्लडी डिफिकल्ट टास्क, ये आपको यहाँ पे एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है। तो हमारी ऐप का नाम है लैब, लर्न विद अमन एंड बरखा, वेबसाइट का नाम है lab.live। आइए इस प्रोडक्ट का यूज करिए, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल। आप लॉग इन करना, लॉग इन करके जैसे ही ऐड टू माई कोर्स करोगे, आपको आपके सामने सारे कोर्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया एकदम से फ्री वोल्ट के बारे में। जैसे आप ईडीएम कर रहे हो ना, इसी तरीके के जितने सवाल पूछे हैं सब के सब उसमें पड़े हैं। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, ब्रिलियंट प्रोडक्ट है, दैट टू एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इमोशनल स्टेट वाले कर लेते हैं। कोल्स ऑफ फायर अपॉन हेड, यार ये सारे इडियम सुनने पे भी नहीं आए होंगे ना कभी। कोल्स ऑफ फायर अपॉन हेड, टू शेम एन एनिमी थ्रू अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस, मतलब समझो किसी बंदे ने तुम्हें मारा, तुम उसके पास गए, सामने वाले को लग रहा है कि तुम उसको मारोगे लेकिन तुम सॉरी बोल के चले आए, मतलब तुमने उसको मार के शर्मिंदा नहीं किया, तुमने उस बंदे को अपनी अच्छाई से शर्मिंदा कर दिया, तो इसको बोलेंगे कोल्स ऑफ फायर अपॉन हेड।
किसी को अपनी अच्छाई से शर्मिंदा कर देना। इन हाई डजियन, दिस इज ऑल्सो अमेजिंग। इसका मतलब होता है बहुत नाराज किसी से। बॉस ने लीव रिजेक्ट की तो वो जो बंदा था इन हाई डजियन चला गया ऑफिस से, मतलब कि उसने बॉस से बोला होगा कि मेरे को लीव चाहिए। अब लीव किसी ने पूरा प्लान बनाया है, सपोज मूवी प्लान बनाया, अपनी गर्लफ्रेंड के संग जाएंगे, प्लान एकदम कैंसिल करना पड़ा तो कितनी तेज गुस्सा आएगी। तो उसको बोलते हैं बहुत एक्सट्रीम एंगर में होना, क्योंकि भाई तुमने बोला था कि तुम आखिरी तक छुट्टी दे दोगे और तुमने आखिरी मोमेंट पे छुट्टी कैंसिल कर दी। इसको बोलते हैं टेंटर हुक्स। का मतलब होता है टेंशन में। इसको मैं याद कराऊं, किसी बंदे को तुम हुक्स के ऊपर बैठा दोगे तो वो हमेशा टेंशन में रहेगा, यार कहीं हुक गड़ ना जाए पिच्छू में, ठीक है, तो वो हमेशा टेंशन में रहेगा। तो किसी को हुक्स के ऊपर बैठा दोगे तो वो हमेशा टेंशन में रहेगा। तो ऑन टेंटर हुक्स का मतलब यही होता है किसी को ना एकदम टेंशन में डाल देना। जैसे रिजल्ट से पहले यू आर ऑलवेज ऑन टेंटर हुक्स, क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं। ओके, फिर से वीडियो को पॉज करिए और बताइए कि यहां पे क्या होगा। तीनों के आंसर दीजिए। ही इंसल्टेड हर बट शी हेल्प्ड हिम एनीवे। अपनी अच्छाई से शर्मिंदा कर देना। कोल ऑफ फायर अपॉन हिज हेड। आफ्टर हिज लीव वॉज रिजेक्टेड, वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। इन हाई डजियन, एवरीवन वॉज डैश वेटिंग फॉर द एसएससी रिजल्ट, मतलब एवरीबडी वॉज ऑन टेंटर हुक्स। ओके, अच्छा अब मिसलिनियस है, मतलब कुछ ऐसे इडियम्स हैं जिनको हम कैटेगराइज नहीं कर पाए, तो मैंने उनको क्या किया, मिसलिनियस कैटेगरी में डाल दिया। बिकॉज आई डेंट वांट कि एक भी नया ईडीएम, शॉर्ट में एक भी किलर ईडीएम आपसे छूट जाए 2025 का, क्योंकि जाहिर सी बात है ईडीएम्स तो नए नए पैदा होंगे नहीं, यही वाले सारे रिपीट होंगे आगे। तो इसको इस वजह से मैं आपको क्लास में रटा रही हूं, ठीक है। चलिए अब मिसलिनियस वाले कर लेते हैं, ये भी क्लास में याद कर लेते हैं, ठीक है। करिंग फेवर का मतलब होता है चमचागिरी करना। सीकिंग अप्रूवल और एडवांटेज थ्रू फ्लैटरी, वो बॉस के आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। ही ऑलवेज करीज फेवर फ्रॉम द बॉस, मतलब कि चमचागिरी करना। बटरिंग करना, देखो उसको क्या बोलते हैं, बॉस के आगे पीछे लगे रहना ताकि तुम्हारा काम बन जाए, मतलब यू आर करिंग फेवर्स विद द बॉस, ठीक है। चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है मुझे एग्जैक्ट रेफरेंस दो। जैसे मैंने बोला कि यार कितनी प्यारी ड्रेस है, तुमने कहां से ली, उसने बोला यार मिंत्रा से ली, मैंने बोला नहीं नहीं चैप्टर एंड वर्ड्स बताओ, मतलब मुझे एग्जैक्ट लिंक दो ड्रेस का। समझ में आई। जैसे मैंने बोला यार क्या डिश बनी थी, तुमने बोला यार कुछ नहीं बस हल्का सा मसाले वसाले डाल देना, चीज डाल देना, बन जाएगा। मैंने बोला नहीं 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 मुझे एग्जैक्ट रेफरेंस दो, तुमने कहां से ये डिश बनाई, मतलब चैप्टर एंड वर्स। चैप्टर एंड वर्स, पहले तो चैप्टर, चैप्टर के अंदर भी सब चैप्टर, दैट इज वर्स। थ्रो कैप ओवर द विंड मील। थ्रोइंग कैप ओवर द विंड मील का मतलब होता है बिना सोचे समझे बस कूद पड़ना, ठीक है। एक्टिंग रेकलेसली, इग्नोरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। होता है ना जब आप जैसे जैसे बड़े होते हो, आगे क्या होगा उसके बारे में आप पहले सोचते हो, रैंडम प्लान्स नहीं बनाते। जैसे एक टाइम पे क्या था, आई जस्ट यूज्ड टू मेक प्लान एंड आई जस्ट यूज्ड टू एग्जीक्यूट इट। अब क्या है, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई सेल्फ। स्टूडेंट्स के एग्जाम है, एग्जाम हो जाए फिर प्लान बनाओ, बेबी है उसकी सेहत देख लो फिर प्लान बनाओ। तो नाउ यू कैन नॉट जस्ट थ्रो कैप ओवर विंड मील। बात समझ में आई। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जिम्मेदारियां आती हैं, आप जिम्मेदार बनते हो, बिना सोचे समझे प्लान नहीं बना पाते। सो आई कैन नॉट थ्रो कैप ओवर द विंड मील नाउ, ठीक है। थ्रोइंग कैप मतलब इसको याद कैसे करो, विंड मील है, तुमने मस्ती मस्ती में अपनी कैप फेंक दी, तुमने ये नहीं सोचा कि अरे मैं कैप फेंकूंगी तो वो फट जाएगी विंड मील में जाके, नहीं सोचा तुमने, मतलब बस ऐसे बिना सोचे समझे काम कर देना। थ्रोइंग कैप ओवर द विंड मील, ऐसे याद करो। नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, इसको समझो क्या बोलेंगे। जैसे किसी के आगे कुछ नहीं होना, ग्रेटली इंफीरियर टू समवन। जैसे मैंने बोला अरे यार तुम कहां हम कहां, बात समझ में आ रही है। जब आप अपने आप को ही दिखाते हो कि मैं तुम्हारे सामने तो कुछ हूं ही नहीं। नॉट अ फिट टू होल्ड अ कैंडल टू,
आई एम नॉट अ फिट टू होल्ड दिस कैंडल, मतलब मैं कुछ हूं ही नहीं, आई कैन नॉट होल्ड दिस कैंडल इवन, मैं कुछ हूं ही नहीं। तो ये दिखा देना कि तुम्हारे सामने तो मैं कुछ हूं ही नहीं, तो इसको बोलेंगे नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल। अच्छा, प्लेइंग द सेकेंड फिडल, इसका मतलब होता है एक्सेप्टिंग एन इंफीरियर और सपोर्टिंग रोल। सेकेंड फिडल, फर्स्ट कौन हुआ? जो मेन हीरो हुआ। सेकेंड कौन हुआ? जो हीरो के नीचे हुआ। समझ में आ गई? सो आई एम प्लेइंग द सेकेंड फिडल इन दिस गेम, मतलब मेरा मेन कैरेक्टर नहीं है, मेरा सब कैरेक्टर है। तो प्लेइंग द सेकेंड फिडल का मतलब ये हो गया। अच्छा, योमैन सर्विस, एक्सेप्शनली लॉयल एंड वैल्यूएबल सर्विस, मतलब कि जान जाए पर वचन न जाए, मतलब कि इतना ज्यादा बंदा लॉयल है कि इसने अपना और अपनी फैमिली के बारे में भी नहीं सोचा, इतना ज्यादा ये कंपनी से लॉयल है, तो इसको योमैन सर्विस बोलते हैं, जब बंदा बहुत ज्यादा लॉयल होता है। कोरोना में डॉक्टर्स ने ह्यूमन सर्विस करी। भाई डॉक्टर्स ने अपने बारे में नहीं सोचा, ये भी नहीं सोचा कि मुझे कोविड हो गया तो क्या। तो जब आप अपने बारे में सोचना बंद कर देते हो, बहुत ज्यादा लॉयल सर्विस देते हो, उसको हम ह्यूमन सर्विस बोलते हैं। 40 विंग्स मतलब कि नैप लेना। विंग्स का मतलब तो ऐसा ही होता है, झपकाना पलक, और पलक झपकी मतलब एक बस पलक झपकी, छोटी सी नींद ले लेना। तो 40 विंग्स, एक झलक मतलब ये, 2 मतलब ये, 40 मतलब कि एक छोटी सी नींद हो गई ना 30-40 मिनट की, तो बस 40 विंग्स मतलब छोटी सी नींद ले लेना। गो फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है कोई चीज बहुत सस्ती बिक गई, मतलब समझो मैंने बोला कि यार इसकी कीमत कितनी है, उसने बोला यार बस एक गाना गा दो, मैंने बोला ठीक है मैं गा दे रही हूं, चाहे अच्छा गाऊं चाहे बुरा, मैंने गा दिया, वो चीज मुझे मिल गई, मतलब वो चीज बड़ी सस्ती सी थी, ऐसे याद कर लो। ओके, आपके पास 4 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसको जल्दी से आंसर करो एंड देन लेट्स सी कि कमेंट सेक्शन में करना कि आपको कितने याद है। हंसी हंसी में यार पूरा कंप्लीट होने जा रहा है। ही ऑलवेज फ्लैटर्स द मैनेजर, चमचागिरी करना इज करीइंग फेवर्स, ठीक है। द लॉयर प्रेजेंटेड द एविडेंस एवरी डिटेल, मतलब चैप्टर एंड वर्स, एवरी डिटेल लेना। ड्यूरिंग कोविड जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे उन्होंने ह्यूमन सर्विस सर्व करी। द ओल्ड फर्नीचर बड़े सस्ते में मिल गया, मतलब मैंने गाना गाया, इतना सस्ता था, गाना गाते ही मुझे मिल गया। वेंट फॉर अ सॉन्ग, ठीक है। सो दैट्स इट। ऑल्सो एक चीज बताऊं यहाँ पे, अगर आपको देखो कमेंट आप कर पाए हो, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पे एक गेम है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, सुनना। 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, टोटल मैंने 12 ईडीएम्स यहाँ पे लिखे हैं। आप कमेंट सेक्शन में वीडियो खत्म होते ही इसका आंसर करना। ये मत करना कि यार कल करेंगे परसों करेंगे, आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो जैसे ही खत्म होगा इसका आंसर करना कमेंट सेक्शन में। और आपको 12 में से जितने भी नंबर मिले हो, 9, 10, 11 नंबर जरूर लिखना, ठीक है। मुझे जब लगता है ना कि सामने वाला बहुत इंटरैक्टिव है, मैं खुश होती हूँ वीडियो लेने पे, तो सामने वाला और ज्यादा खुशी में इंटरैक्ट करता है, यार मजा आ जाती है। तो जरूर कमेंट करना, कोशिश करो 500, 1000 कमेंट करो। जब मुझे दिखता है कि आप बहुत सीरियस हो, मन करता है एक और गजब का वीडियो लेके आए। तो अगर 1000 बच्चा भी सीरियस है, ज्यादा नहीं, तो दूसरा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। लेकिन कम से कम 1000 कमेंट तो करना यार, ताकि लगे कि यार इतनी मेहनत आप करोगे तो 1000 बच्चा तो है जो बहुत सीरियस है, आपकी बात सुनने के लिए खड़ा है, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करके बताना कि मैम मजा आ गई, याद हो गया। और 12 में से जिसके भी 9 से ऊपर आए हैं, आप तो लिखना ही लिखना कि मैम याद हो गया, ठीक है। मैं वेट करूंगी जरूर से आपके कमेंट्स का, इसको जरूर करिएगा। आंसर्स ये हैं। ऑल्सो आप में से जितने लोगों को मेरे साथ तैयारी करनी है, अभी CGL 2026 की फेज की भी नोटिफिकेशन आउट हो गई है। आप HFT बैच लॉन्च ज्वाइन कर सकते हो। आपने देखा फेज एग्जाम का सबसे बड़ा चेंज आ चुका है, आप सेक्शन टाइमर फिक्स करे जा चुके हैं। तो सेक्शन टाइमर फिक्स है, मतलब स्पीड बहुत होनी चाहिए। HFT हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक, हमारा कोर्स ही इसी चीज के ऊपर है। तो आप में से अगर किसी को भी मेरे से, अमन सर से, उत्कर्ष सर, स्वप्निल मैम, हम लोगों से कंप्लीट बैच पढ़ना है तो HFT 2.0 ज्वाइन कर लो, लैब की ऐप पर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब कर लेना जरूर से, ताकि दूसरा वीडियो छूट ना जाए। थैंक यू।